सर, आज हम आपके से एक कहानी पूछेंगे। इजराइल के रियासत की क़याम की इजरायली रियासत के क़याम की कहानी आप हमें सुनाएं। वहां पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं पहले कि इसराइल बनाया क्यों गया। पहले इसराइल नाम की कोई चीज नहीं थी, 1948 में बना। तो क्यों बना? अब ये कई लोग कहते हैं कि यहूदियों को उन पे बहुत जुल्म किया था हिटलर ने और नाजीज ने यूरोप में, और किसने 6 मिलियन जूस को गैस चेम्बर भेज दिया गया, और तमाम जुल्म हुए। डू यू बिलीव इन हॉलोकॉस्ट? हाँ, ऑफ कोर्स इट इट हैपेंस, नो डाउट। अब सुनिए, मेरी बात सुनती रहिए ना। तो ये कहा जाता है कि साहब ये बहुत जुल्म हुआ जूस पे, तो इसलिए उनको अपना होमलैंड मिलना चाहिए जहां वो सेफली रह सके। दिस वॉज द रीजन गिवन फॉर क्रिएटिंग इसराइल। और ये भी कि जूस चाहते थे वो उनके एंसेस्टर मोजेस के देश में वो वापस चले जाएं, इसराइल में चले जाएं। 2000 साल से उनकी यही डिजायर था। देखिए, ये सब बहानेबाजी है। रियल रीजन फॉर क्रिएटिंग इसराइल, नाउ आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड वाज। कि मैं इंग्लिश में बोलूं कि उर्दू में बोलूं, किस में बोलूं? कि मिली जुली दोनों में? मिली जुली सर, मैं समझता हूँ कि मिली भगत से काम चलना चाहिए। अच्छा, तो क्या हुआ कि देखिए, इन द अर्ली 20th century it was discovered by the westerners that there's a huge amount of oil deposits in the Middle East, huge amount, and that was needed for the growing western industries, particularly American industries. That oil was needed. So therefore, to safeguard the oil supplies from the Middle East to the West, including to America, Israel was created as a military armed outpost. It's a Western armed camp to ensure the safe supplies of oil from the Middle East to the West. This is the real reason for creating Israel, ताकि वहां का तेल सब बिल्कुल हिफाजत हिफाजत से जा सके वेस्टर्न कंट्रीज में। और इसराइल में ये जो आए मोस्टली, जैसे इनको कहते हैं अश्कनाजी जूस, यूरोपियन जूस, वो दे आर द डोमिनेंट ग्रुप। मोस्ट ऑफ द इसराइलीज आर आल्सो सोल्जर्स, सिविलियन हैं, बट जब आने का वक्त आता है तो वो दे बिकम सोल्जर्स। उनको मिलिट्री सबको ट्रेनिंग दी गई है, तो अपनी वो सिविलियन कपड़े उतार के वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के बंदूक लेके आ जाते हैं लड़ने के लिए। और उनको सारे जो जेट एयरक्राफ्ट और सारे military armaments are all supplied by West, particularly America. So Israel is nothing but a Western, particularly American military garrison or military outpost planted in the heart of the Middle East. And the purpose for doing that was to ensure the safety of the oil supplies from the Middle East to the Western countries, particularly America. ये दिस इज द रियल रीजन, नॉट दैट कि उनको बड़ा एकदम से डिजायर हो गया कि मोजेस के मुल्क में हम चलेंगे और जुल्म हुआ। अरे भाई, यूरोपियंस ने अगर जुल्म किया, जर्मन वगैरह ने जूस पे, तो भाई यूरोपियंस को सजा दो। कि पैलेस्टीनियन को क्यों सजा दे रहे हो? जो अभी टेरिटरी है इसराइल की, उसमें 1948 के पहले अबाउट almost 95% population were Arabs. Only 5% were Jews. Today, almost, I think, 75% population of Israel are the Jews. Rather, 80%. Only 20% are Arabs. तो बाकी वो 60-70% जो अरब थे, जो रहते थे, जो प्रेजेंट इजरायली टेरिटरी में, वो कहाँ गए?
उनको बहुत को मार डाला गया, उनके औरतें बच्चे सब मार डाले गए, घर जला लिए गए। वो 1948 में, जब वो जिसको कहते हैं नकबा, आपने शायद नाम सुना होगा, NAKPA, एक्सोडस, वो भागे डर के मारे। बहुतों को तो मार डाला गया, अरबों को, अरब को मार डाला गया बाय द इजरायली। और बाकी सब भाग डर के मारे भागे। अब वो तो मरा गए होंगे, क्योंकि ये वाकया 1948 के आसपास का है। मगर उनके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन जो रह रहे हैं, दे लिविंग इन गाजा, वेस्ट बैंक एंड जॉर्डन एंड लेबनान इन हॉरिबल पॉवर्टी। यानी more 60% don't have jobs, खाने खाने को नहीं है sufficient amount of food और electricity, medicines, बहुत बुरा हाल है। This is the reality of Israel. अच्छा, फिर जो जो वहां पे दो ग्रुप्स हैं जो who claim to represent the Palestinians. एक तो जो वेस्ट बैंक में, West Bank was the territory west of the Jordan River, which was captured by the Israelis after the 1967 war. उसका जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, वो एक्चुअली ही द वेस्टर्न एजेंट। नाम के लिए वो रिप्रेजेंट करता है पैलेस्टीनियन को, बट एक्चुअली ही इज एजेंट ऑफ द वेस्ट। एंड दोज हु आर रियली फाइटिंग अगेंस्ट द इजरायलीज आर हमास, जो गाजा में है। Although I don't agree with their ideology, वो Islamic ideology, and you know I'm an atheist, I'm a scientific man. I don't agree with their ideology, but they are not agents of the West. Hamas is genuinely fighting for the Arabs. तो हमास ने, आप जानते हैं, वो जो अटैक किया था अक्टूबर में ऑन इजराइल। कई लोगों ने कहा कि साहब बड़ा जुल्म किया, ये हमास वालों ने, बहुत इजरायलियों को मार डाला गया, हॉस्टेज ले लिया, ये वो। ठीक है, जुल्म किया होगा, मगर रिएक्शन उसका हुआ कि इजराइल ने जो अटैक किया गाजा पे, गाजा की पॉपुलेशन करीब 2.2 मिलियन है, एंड इट इज अ वेरी टाइनी टेरिटरी, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट। तो 2.2 मिलियन में से आधे बेघर हो गए, बहुत सारे मार डाले गए। करीब, आपको कहता कि 60,000 मारे गए, कोई कहता 80,000 मारे गए। बहुत सारी औरतें, बच्चे अभी भी मारे जा रहे हैं by the Israeli in retaliation for the attack by Hamas. अरे भाई, इसे टोटली डिस्प्रपोर्शनेट की उनके अरब्स के, गाजा के जो अरब्स हैं, उनके हॉस्पिटल पे बम्बार्डमेंट हुआ, उनके अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पे बॉम्बिंग हुई, सब मार डाले गए। बहुत जुल्म किया इसराइल ने ऑन द अरब्स लिविंग इन गाजा। Then you would be also knowing of the attack by Israel on Iran. Iran is a strong supporter of the Arabs who were displaced by the Israelis, and whom a lot of oppression is being done, atrocities are being done by Israelis. तो ईरान उनको सपोर्ट करता है। अब वो अटैक किया नेतन्याहू साहब ने कह के कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहे हैं वगैरह, और वो बाद में अमेरिकन ने भी अटैक किया। तो मैं तो साहब, जिस पे जुल्म होता मैं उसके साथ होता हूँ, और जुल्म हो रहा है ये पैलेस्टीनियन पे जुल्म हो रहा है, therefore I am pro-Palestinian. Sir, ये मैं, would you categorize what is happening in Palestine as a genocide? वेल, नॉट टू द एक्सटेंट जो हिटलर ने किया था, गैस चेम्बर में नहीं भेजा गया, मगर सोचिए, जो 60-70 हजार मारे गए पैलेस्टीनियन, वो गाजा के पैलेस्टीनियन, उसमें बहुत सारे औरतें, बच्चे, दे वर स्लॉटर्ड। और जो पॉपुलेशन है उनको खाने को नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं,
घर नहीं है उनके घर, यानी 2.2 मिलियन में से आधा तो गाजा डिस्ट्रॉय हो गया। या यानी पूरे उनके जो नॉर्दर्न हाफ है देखो डिस्ट्रॉय। वो कहते हैं हम तो चाहते हैं फ्रेंच रिवेरा बनाएंगे इसको। स्टेटमेंट आया वेस्टर्न लीडर्स का। बताइए आप, पॉपुलेशन बेचारे गरीब लोग हैं, भूखे भूखे हैं, दवाइयाँ नहीं है, बिजली नहीं है, कपड़ा नहीं है, उनको आप कैसे हैं सबको हम हटा देंगे? कहाँ हटा दोगे? कि समुंदर में फेंक दोगे? तो मैं तो देखिए मेरी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि किसी पे भी जुल्म नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जो गाजा के पैलेस्टीनियंस पे जुल्म हो रहा है तो मैं उनके साथ हूँ। ये मेरा क्लियर स्टैंड है। So how do you see the role of the Muslim governments in, in all of this? किया तो उन्होंने देखिए कुछ किए हैं, तो इस वजह से पूछ रहा मुस्लिम गवर्नमेंट ऊपर से तो कहते हैं कि हम हैं पैलेस्टीनियंस के साथ। जो लीडर्स हैं मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स कहते हैं हम तो पैलेस्टीन के साथ, मगर ये सब कहने की बातें हैं। अंदर से दे ऑल प्रो अमेरिकन। ये मुस्लिम कंट्रीज में मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम द पीपल आर एंटी अमेरिकन बट द गवर्नमेंट्स आर प्रो अमेरिकन। तो गवर्नमेंट्स और पीपल में फर्क आ जाता है। और जो लीडर्स हैं वही डिटरमिन करते हैं पॉलिसीज। वो अंदर से सब मिली भगत हैं, दे आर ऑल विद अमेरिका एंड इसराइल। या कहें कि बहुत एंटी इसराइली बातें बयान बहुत देते हैं, मगर इन डीड्स दे डोंट डू एनीथिंग। बट सर, ईरान ने तो काफी हिम्मत दिखाई है। ईरान इज द वन कंट्री, Iran is the one country which has genuinely supported the Palestinians. Only country. सर, इंडिया तो इज मैं ऑल्सो, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लीडर्स आर ऑल्सो साइडिंग विद इजरायली लीडर्स। भाई हमारे यहाँ क्या है ना कि अब आप हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स समझ रहे हैं कि बहुत एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स हो गई है। तो इजरायली भी एंटी मुस्लिम है, हमारी गवर्नमेंट भी एंटी मुस्लिम है। देयरफॉर कॉमन एनिमी इज द मुस्लिम। तो देयरफॉर आवर गवर्नमेंट प्रो इजरायली एंड पीपल आल्सो, सर मेरा इंडियन पीपल। अब एक और एक डिफरेंट तरह का सवाल है। देखें, आ, आपका फेथ डिफरेंट है, मेरा फेथ डिफरेंट है, दुनिया के अंदर कई डिफरेंट फेथ्स के लोग हैं। व्हाई डू यू थिंक कि दुनिया के अंदर इतना इस्लामोफोबिया है? मतलब कुरान बर्निंग के इंसिडेंसेस होते हैं यूरोप के अंदर। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि बाइबल बर्निंग के इंसिडेंसेस होते हों, या जो जो हिंदुइज्म के जो टेक्स्ट हैं उनका कोई ऐसा इंसिडेंट होता हो। व्हाई डू यू थिंक इस्लाम के खिलाफ इतनी हेट है दुनिया के अंदर? देखिए ऐसा है, अब मैंने आपको पहले बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये दुनिया वाकई में दो दुनिया है, एक दुनिया नहीं है। एक तो डेवलप्ड कंट्रीज की दुनिया जहां आप रह रहे हैं अमेरिका, और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री जहां मैं रह रहा हूं इंडिया। तो डेवलप्ड कंट्रीज में एक बड़ा सीक्रेट रूल है, मगर कभी ओपनली बोलेंगे नहीं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम डेवलप्ड। तो इसके लिए वो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल फॉलो करते हैं कि नफरत फैलाओ, रिलीजियस रिलीजियस नफरत फैलाओ, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाओ। दिस इज द मेन रीजन कि इस्लामोफोबिया। अब वो ठीक है, देयर आर सम extremist Muslims who have done some terrorist acts. It is true. But 98, 95, 99% Muslims are good people, peaceful, peace-loving people. अब उजैर साहब थोड़ी टेररिस्ट हैं। See, 98, 99% of all people are good people, whether Hindus or Muslims or Christians or Sikhs. 98, 99% हर कौम के लोग अच्छे होते हैं। ये मगर वन और टू जो बदमाश होते हैं वही सब ये गड़बड़ी फैलाते हैं। और ये मुस्लिम में there are some extremist groups, वो भी probably funded by the western countries। हालांकि वो वेस्टर्न कंट्रीज कहेंगे नहीं, ताकि डिवाइड एंड रूल हो, नफरत। अब वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिश्चियन ज्यादा हैं, तो क्रिश्चियन और मुस्लिम में नफरत फैले। इंडिया में हिंदू ज्यादा हैं, तो हिंदू मुस्लिम में नफरत फैले। दिस इज द रीजन फॉर इस्लामोफोबिया। दैट इज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑफ द
डेवलप। सर जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की मूवमेंट थी जिसने अमेरिका के खिलाफ लड़ा, हाउ डू यू सी दैट मूवमेंट? डू यू थिंक दैट दैट वाज अ जेन्युइन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल? देखिए, मैंने आपसे कहा कि डेवलप कंट्रीज का रूल है कि अंडर डेवलप कंट्रीज शुड नॉट बिकम डेवलप्ड। अफगानिस्तान इज एन अंडर डेवलप कंट्री। वहां एक रूलर, एक किंग हुआ अमानुल्लाह, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं। ही रूल्ड फ्रॉम आई थिंक 1919 to 1929। या He wanted to modernize Afghanistan. He wanted to set up industries, open engineering colleges, women को भी एजुकेशन वगैरह। मगर उसको ब्रिटिश ने कंस्पायर करके उसको ओवरथ्रो कर दिया। अब ये जो तालिबान आए, देखिए आए, ये कहने को तो दे एंटी अमेरिकन, बट आई सी वेस्टर्नर वुड बी हैप्पी कि ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो फ्यूडल टाइप की हो, तो वो कंट्री फ्यूडल रहे, मॉडर्नाइज ना हो। बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज have one principle that underdeveloped countries should not become modern industrial countries. So Taliban will ensure that Afghanistan does not become a modern industrial। अब वो कहते हैं एजुकेशन, लड़कियों को एजुकेशन नहीं देंगे, ये सब पागलपन। तालिबान पीपल आर जस्ट सेट ऑफ विलेज इडियट्स। गांव के बेवकूफ हैं तालिबान वाले। दे आर अ बंच ऑफ विलेज इडियट्स। तो अमेरिकन वुड बी वेरी हैप्पी कि एक विलेज इडियट्स पावर में है, ताकि अफगानिस्तान एक मॉडर्नाइज ना हो सके, इंडस्ट्रियलाइज ना हो सके। सबसे बड़ा डर है डेवलप कंट्रीज का कि अंडर डेवलप कंट्रीज शुड नॉट बिकम डेवलप कंट्रीज। तो तालिबान इज एक्चुअली सर्विंग द पर्पस ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज। इट विल, दे विल इंश्योर कि अफगानिस्तान रिमेन्स पुअर एंड फ्यूडल एंड बैकवर्ड। आप समझे ना। जी सर, मेरा एक और सवाल है। अब तालिबान के अंदर दो मूवमेंट्स हैं, एक टीटीए है जो अफगानिस्तान की है, एक टीटीपी है जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, जो बीएलए पाकिस्तान में टेररिज्म करती है। इन सब के पीछे सर इंडिया का हाथ है। व्हाई डज इंडिया सपोर्ट टेररिज्म इन पाकिस्तान? अब देखिए, वेदर इंडिया सपोर्ट्स टेररिज्म और नॉट, आई हैव नो एविडेंस, आई हैव नो नॉलेज, तो आई कैन नॉट कमेंट अपॉन दिस। मगर मैंने अपनी व्यूज आपको पिछले बार बता दिया कि आई वांट रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अंडर modern minded leaders, secular leaders who will rapidly transform our subcontinent into a modern industrial giant like another China। डू यू थिंक आई कैन बिकम अ मॉडर्न लीडर, लाइक ऑफ माय कंट्री? देखिए, अभी अभी आपकी उम्र है, आप पढ़ाई वढ़ाई करिए, अभी आप इस चक्कर में मत पड़िए। अभी आपके पेरेंट्स ने बड़ा पैसा खर्च करके आपको भेजा है अमेरिका पढ़ने के लिए। अभी आप कंसंट्रेट करिए ऑन योर स्टडीज, वो सब बाद में हम आपको बताएंगे क्या करना है। अभी इस चक्कर में आप मत पड़िए। हाँ, देखिए, मैंने कहा ना कि जो हम लोग के मुल्क का रियल सोल्यूशन इज रेवोल्यूशन। बट हर रेवोल्यूशन के पहले एक आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन होता है। जैसे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले, यानी 1789 के पहले, for several decades there was an ideological revolution in France, led by great thinkers like Voltaire and Rousseau and French encyclopedists who attacked feudalism and religious bigotry and all. The weapons they used were not bombs and guns and swords, but ideas। तो अभी हम सब कॉन्टिनेंट में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो दौर चल रहा है, वो रेवोल्यूशन का दौर नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन का है। दैट इज द पीरियड विच प्रीसीड्स द एक्चुअल रेवोल्यूशन। मगर विदाउट एन आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन देयर कैन नॉट बी एन एक्चुअल रेवोल्यूशन। क्योंकि एक्चुअल रेवोल्यूशन में जो लड़ने आएंगे पेट्रियट्स, दे शुड नो फॉर व्हाट दे आर फाइटिंग। वो आइडियाज के थ्रू उनको बताया जाएगा कि क्यों तुमको लड़ना है। तो लिहाजा they are going through a period of ideological revolution। तो इसमें एजुकेटेड पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ही को गाइडेंस देना है पीपल को। इंटेलेक्चुअल आर द आईज ऑफ सोसाइटी, एंड विदाउट इंटेलेक्चुअल सोसाइटी इज ब्लाइंड। मगर आप क्या गाइडेंस देंगे जब आप खुद ही ब्लाइंड हैं? इट विल बी लाइक द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। तो मेरा
काम है आप लोगों की आंख खोलना। मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोग जो एजुकेटेड लोग हैं इंडिया में भी पाकिस्तान में, वो जैसे जानवरों के बच्चे होते हैं, जो कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा और खरगोश का बच्चा, चूहे का बच्चा जब पैदा होता है उसकी आंख बंद होती है, कई हफ्तों के बाद खुलती है। तो सन 47 से अभी तक आप लोगों की आंखें नहीं खुली है, वो चूहे के बच्चे जैसे आपका हाल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों की आंख खोल रहा हूँ, यानी आपको बताना हकीकत क्या है, व्हाट इज द रियल सिचुएशन, और किधर हमको अपने सब कॉन्टिनेंट को ले जाना है। दैट इज माई जॉब। यानी आई हैव टू एजुकेट द एजुकेटेड क्लास। When the educated class gets educated, then they in their turn they will educate the masses. मगर अभी आप क्या एजुकेट करेंगे जब आपकी आंखें नहीं खुली है, आपको मालूम ही नहीं क्या क्या हो रहा है, पूरा खेल क्या है, डेवलप कंट्रीज का खेल है कि अंडर डेवलप कंट्रीज को दे मस्ट बी केप्ट अंडर डेवलप, ये आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे से ऑपरेट करते हैं थ्रू द लोकल एजेंट्स। सर, डू यू थिंक कि जो ईरान का जो रेवोल्यूशन आया था, इट वाज intense to the same extent, it was consequential to the same extent कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी था। ऑल्दो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस की उसको हैयत को, मतलब उसके डिफरेंस को हम एक्नॉलेज करके ये बात करेंगे कि भाई लाजमी बात है ईरानियन रेवोल्यूशन के डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे, हैं और आगे आएंगे। एंड जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट। डू यू थिंक उनकी इंटेंसिटी, उनका स्केल सेम है या रेलेवेंट है? देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द सो कॉल्ड रेवोल्यूशन ईरान। ईरान में पहले शाह थे, शाह रजा पहलवी वाज द किंग, और वो वेस्ट का एजेंट था, ही वाज एन एजेंट ऑफ वेस्टर्न। वो ईरान में एक लीडर हुआ था 90 अर्ली 1950 में, उसका नाम था मोसादिक। आपने नाम सुना है? यस, आई वाज मोसादिक, डिपोर्टेड 1953। हाँ, उसने, ही वाज अ नेशनलिस्ट, ही नेशनलाइज्ड द पेट्रोलियम कंपनीज with Western countries who were taking away all the oil of Iran at a very cheap price. तो उसने कहा कि सारा हमारा वेल्थ वेस्टर्न कंट्री ले जा रहे हैं, हम ये नहीं परमिट करेंगे। एंड ही नेशनलाइज्ड दोज पेट्रोलियम कंपनीज। ही वाज अ पेट्रियट, मुसादिक। मगर उसको सीआईए वगैरह ने कंस्पायर करके उसको ओवरथ्रो कर दिया, और ये रजा पहलवी साहब को बना दिया शाह। और ही शाह वाज जस्ट एन एजेंट ऑफ द अमेरिकन, उनका काम कर रहा था। अच्छा, उसको हटाना जरूरी था, ये तो बात सही है, मगर हटाने के लिए these religious clerics led the revolt. अब religious clerics have come into power in Iran. पहले खुमैनी, अब खमैनी। I don't like religious clerics leading a country. A country must be led by modern minded people, जैसे मुस्तफा कमाल टर्की में था, मॉडर्न माइंडेड पीपल। तो आप लगेंगे आपके पास के नहीं, चलिए बात चल रही है, तो हम अभी हमारा हो रहा है। अच्छा, तो मुस्तफा, आई एम great admirer of Mustafa Kamal. The country must be led not by religious clerics but by modern minded leaders like Mustafa Kamal who modernized Turkey. सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपकी बात ठीक है, बट मैं आर्ग्यूमेंट ये वाला इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि बर्नार्ड लुइस का नाम आपने सुना होगा सर। जिन्होंने ये बुक्स वगैरह भी लिखी हैं इस्लाम के ऊपर, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है इस्लाम के ऊपर, इन्होंने स्टडी इन्होंने की है। इन्होंने एक बुक लिखी थी व्हाट वेंट रॉन्ग, कि इस्लाम के खिलाफ, मतलब इस्लाम में क्या बुरा हुआ, इस्लामिक सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन का शिकार हुई। इनका एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई इस्लाम ने जो है एक सॉर्ट ऑफ कम बैक की है इन द फॉर्म ऑफ ईरानियन रेवोल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ दीज रेडिकल मूवमेंट्स जो हम देखते हैं, लाइक अलकायदा है, या इवन तालिबान भी जो है आउट ऑफ अफगान मुजाहिदीन जो ये इमर्ज हुई। तो ये एक आर्गुमेंट है कि इस्लाम जो है वो सॉर्ट ऑफ एक एक पॉलिटिकल इस्लाम, इट इज मेकिंग कम बैक टू पुशिंग बैक अगेंस्ट द एनक्रोचिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देखिए, I am an admirer of the great prophet, and you know why? Although I am an atheist, I don't believe in Allah and Bhagwan and all, but I'm still an admirer of the great prophet for two reasons. Islam spread in the world because of its great message of equality. It spread from Spain to Indonesia because
it said there's no upper caste, no lower caste. All humans are equal. And Islam gave social emancipation to the suppressed sections of society. जैसे हम लोग के दलित थे, they were treated very badly and still are treated very badly. At one time, they were treated almost like dogs in India, the Dalits. तो इस्लाम ने कहा सब बराबर, और इसीलिए इस्लाम फैला. नॉट एट द पॉइंट ऑफ द स्वॉर्ड. कई लोग कहते हैं कि तलवार के नोक पे फैला, यानी जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया. मैंने कहा नहीं, 95% who converted to Islam voluntarily converted to Islam because it gave them social emancipation. It treated everybody as equals. In our country, at one time, Dalits were treated like dogs. So why should I be treated like a dog? I will go to a religion which treats me as a human being. इसीलिए बहुत सारे कन्वर्ट हुए, वॉलंटरली कन्वर्ट हुए. 95% those who converted voluntarily converted. Only 5% have been forcibly converted. और दूसरा जो ग्रेट प्रॉफिट ने कहा कि फॉर नॉलेज गो इवन टू चाइना. आपने सुना होगा प्रॉफिट का फेमस. Some people said this is an apocryphal saying, but still. नहीं, इट इज द करेक्ट सेइंग. सुनिए मेरी बात. ये लोग कुछ कहते हैं एपोक्रिफिकल, कुछ भी कहो. वहां देखिए, द वर्ड चाइना इज अ मेटाफर. व्हाट प्रॉफिट मेंट कि जहां भी इल्म मिले वहां जाओ. Seek knowledge wherever you can find it. And that is why at one time, in say 12th century, 13th century, 14th century, इस्लाम में बड़ा साइंस का बड़ा प्रोग्रेस हुआ. और बल्कि वो उनकी साइंटिफिक डिस्कवरीज बाद में फिर यूरोप गई, फिर यूरोप ने उसी पे आगे बढ़ाया. तो for these two reasons I hold the prophet in great respect. एक तो he taught the great message of equality, और दूसरा he said that for knowledge go even to China. Seek knowledge wherever you can get it. तो therefore अब ये बात है ना, आप लोग कहने, उजैर साहब तो कहने तो मुसलमान है, मैं आपको मानता ही नहीं मुसलमान, क्योंकि आप लोग कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं, इंडियन मुस्लिम भी और पाकिस्तानी मुस्लिम भी. I don't अब follow. आप I लोग don't believe. मैं नहीं करता सर. चाहे एक चीज सुनो, तुम कोई दलित मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहो, तुम्हारे माँ बाप डंडे मारेंगे तुम्हें. मैं करूंगा सर, वो बेशक मारे, मैं करूंगा. एक बार बात मत करो. तुम मुगल हो, तुम अकबर डिसेंडेंट हो, मुगल से, ग्रेट मुगल के डिसेंडेंट हो. तुम लोग देखिए, आप लोग क्या देखिए क्या हो गया. आई नो, मैं रह रहा हूँ इंडिया में, आई नो अबाउट मोर इन नॉर्थ इंडिया. 3 कैटेगरीज हैं मुस्लिम. हाईएस्ट कास्ट आर नोन एज अशरफ. उसमें आपके मुगल भी आते हैं, और सैयद जो क्लेम करते हैं डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट, एंड शेख, पठान. सर इस टॉपिक पे हमारी बात हुई थी लास्ट वीडियो में. आई वुड लाइक टू लाइक आस्क यू अनदर क्वेश्चन. You don't believe in afterlife because you are an atheist. You say you are an atheist. No, I don't believe afterlife. It is all nonsense. There's only one. मरने के बाद कोई जन्नत जहन्नम का जो ख्याल है वो गलत है. हाँ, बिल्कुल गलत है. इट्स ऑल फॉल्स. ठीक है, And हम you don't believe in the existence of a supernatural being, God, नो नो Allah, Bhagwan, no? नो नो. आप जाइए गूगल पे और टाइप करिए जस्टिस काटजू रिलीजन एंड साइंस, और मैं अब सारे मेरे रीजंस व्हाई आई एम एन एथियस्ट में उसमें दिए गए. सी, आई बिलीव इन साइंस. All religions are superstitions. The truth lies in science, and we should go towards science, scientific thinking, rational thinking. और वो मैंने अपने आर्टिकल रिलीजन एंड साइंस में, गूगल में आपको मिल जाएगा, अपने सारे रीजंस दिए. देखिए, religion believes that there's one supernatural being called God or Allah or Bhagwan, who's immortal and all good and all. Science does not believe in any supernatural being. It believes there's matter, and matter is in different forms, and it is in motion, and we can discover those motions by scientific research. So science does not believe in any immortal being. Famous राइटर थे डॉस्टोएव्स्की, रशियन राइटर डॉस्टोएव्स्की. उसकी बड़ी मशहूर किताब है
ब्रदर्स कैरामाजोव, उसको पढ़िएगा। उसमें ये 3 भाई थे कैरामाजोव ब्रदर्स, उसमें एक तो प्रीस्ट था। तो जो बड़ा भाई था, ही वाज नॉट अ प्रीस्ट, उसने कहा छोटा भाई जो प्रीस्ट था उससे कि इफ देयर इज गॉड देन व्हाई डू चिल्ड्रन सफर। करोड़ों बच्चे हैं, भूखे बच्चे, भूखे ठंड में ठिठुर रहे हैं, घर नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, क्यों नहीं भगवान उनको खाना देता है और अच्छा घर देता है। इफ देयर इज गॉड, आप कहते हैं गॉड इज ऑल पावरफुल एंड ऑल गुड, इफ ही इज ऑल पावरफुल एंड ऑल गुड, व्हाई डज ही नॉट हेल्प दीज पुअर पीपल। वो कहता है देखिए हम तो बड़े हो गए हैं, मैंने बहुत गलत चीजें करी हैं, तो मुझे सजा दीजिए। मगर किसी 5 साल के बच्चे को आप सजा दे रहे हैं। आप भगवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों उसको भूखा रहने दे रहे हैं? क्यों नहीं उसको खाना देते हैं? क्यों नहीं उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छे कपड़े, घर क्यों नहीं देते हैं? दिस मीन्स that either God is all powerful or he is all good, but he cannot be both. If he is all powerful, then he is not good, he is a bad person, because he is all powerful and yet he does not help these poor children. आप समझे ना? और if he is all good, then he is all not powerful, he has no power. तो क्यों आप उनको वर्शिप कर रहे हैं? ये ब्रदर्स कैरामाजोव में आर्ग्यू करता है डॉस्टोएव्स्की। वो भी मैंने अपना जो आर्टिकल रिलीजन एंड साइंस है, जो गूगल में मिल जाएगा, उसका मेंशन किया। तो ये भाईजान को बोलें कि वो पीछे लाइट बंद कर दें। यू वांट द लाइट ऑन? वो पीछे जो लाइट स्टोर में लगी हुई है उसको बंद कर दें ताकि जरा ये सेट हो जाए। लाइट ऑन था तो सुनो। हाँ बस ठीक है, कर दिए, ओके। हाँ बताइए, हाँ आप पूछिए। बात करते हैं करामोजोव की। ब्रदर्स कैरामाजोव का मैंने बताया कि डॉस्टोएव्स्की ने कहा कि इफ देयर इज गॉड देन व्हाई डू चिल्ड्रन सफर। चिल्ड्रन 5 years 6 year चिल्ड्रन who have not done any harm to anybody, उनको क्यों भगवान नहीं खाना देता है, एजुकेशन देता है, घर देता है? Why does he allow those children to suffer? That सर means he's not, God is not a good ये person. आइडियाज जो लाइक गॉड की एग्जिस्टेंस, डेथ ऑफ गॉड की जो आइडियाज हैं, ये तो लाइक सॉर्ट ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी से आए। वहां पे भी एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी बहुत ज्यादा। वहां पे भी एक लैक ऑफ मीनिंगफुल आइडियाज थे जो रिलीजन के अंदर फॉर एग्जांपल जो पाए जाते हैं, ये पाए गए थे जो इस्लामिक सोसाइटी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये तो वहां से निकले। अब वहां पे फॉर एग्जांपल अब आप यूरोप की अगर बात करें, या रशियन सोसाइटी की बात करें, जहाँ पे इनइक्वालिटी है, जहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं, एक नोबिलिटी है, पेजेंट्री है। तो पेजेंट्स के जो लोग हैं, ये पेजेंट्स को जो ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं, वो कहते हैं यार मतलब ये तो लाइक एवरीथिंग इज बैड, गॉड इज डेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो उस सोसाइटी से आए हुए आइडियाज है जहाँ पे ऑलरेडी ये सारा कुछ ऐसे एक जो प्रीडोमिनेंट जो रिलीजियस जो आइडियाज थे, दे वर सॉर्ट ऑफ कह लें कि वर इन अ क्राइसिस, एंड देन यू सी द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, एंड देन you see the spread of like the secular ideas like democracy, like ये जो modern political ideas हैं। नो, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल तो ये है कि ये क्राइसिस ऑफ लाइक क्रिश्चियनिटी से ये आइडियाज निकले ना। बट नहीं नहीं, ये देखिए। that does not हाँ that does देखिए, not disprove ये तो प्रूव नहीं करता कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं नहीं, बिल्कुल प्रूव करता है, हम बताएं। देखिए, रिलीजन claims that claims that to have the final word, चेंज नहीं, जैसे आप कुरान को चेंज नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज कुरान, यू कैन नॉट चेंज बाइबल और वेद। साइंस में नथिंग इज फाइनल, एवरीथिंग कैन बी चेंज। आज एक थ्योरी है, मगर लेटर ऑन better theory can come which can displace his theory. Then religion says that universe was created at a particular time. जैसे आपके कुरान और बाइबल में लिखा है 6 दिन में अल्लाह ने बना लिया। Now this is known as creationism. मगर डार्विन की जब थ्योरी आई एवोल्यूशन की, तब से खत्म हो गया ये। पीपल डोंट बिलीव दैट 6 दिन में अल्लाह ने बना लिया दुनिया को। आप समझे ना? एंड देन if if God is all powerful, merciful, आप कहते हैं क्या, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, he is all merciful. If he is all merciful, then
then why do millions of children in the world suffer from hunger and cold, etc.? If God is Rahim, then why does He not give children food, clothes, shelter, and all? Why is there so much poverty, unemployment, malnourishment, sickness, and so on? All religions are superstitions and false. The truth lies in science, but science is nothing final. It is constantly developing. कई चीजें आज हमको नहीं मालूम है, आगे चल के मालूम हो जाएंगी. कई चीजें हमको पहले नहीं मालूम थी, जैसे we had known cure for tuberculosis. आज streptomycin and many other medicines have come. TB can be cured. तो लिहाजा कहने का मतलब कि science is constantly developing. And science does not believe in any supernatural entity like God or angels or fairies or demons or witches or soul. It does not believe in transmigration of soul or resurrection on the judgment day. Nothing is permanent. Everything is changing and in a state of flux in accordance with certain laws which can be discovered by scientific research. So what you're saying is we don't have a soul. हमारे अंदर कोई रूह नहीं है. हाँ, कोई सोल बोल नहीं, बॉडी है, सोल नहीं है. So where do And you when get you it? are फिर हमारी एस्थेटिक आइडियाज या हमारे अंदर जो एक लाइक ये हमारे अंदर जो ये जो ड्राइव है, जो पैशन है, जो थर्स्ट फॉर मीनिंग है, ये कहाँ से आता है? कि by by ये by सब. by the by evolution, human brain has developed. We have developed from the apes, and now we have a capacity of reasoning which animals don't have. Animals में instinct होती है, मगर जो बहुत very limited reasoning capacity होती है. हम लोग की बहुत advanced reasoning capacity होती है. So the only reality according to science is matter, which is in motion according to certain laws which can be discovered by scientific research. कुछ लोगों आपने ने कहा कि कुछ सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि then who created the universe? आप कहते हैं अल्लाह created universe, मगर साइंस कहता है कि universe was not created. Universe consists of matter and matter, matter energy rather, according to Einstein's formula, E is equal to mc squared. Energy is a form of matter. So matter always existed, but it is in different forms, but it is evolving. It is not stagnant. It is changing. जैसे पहले ह्यूमन बीइंग नहीं होते थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और फिर एप्स में इवॉल्व किए, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ह्यूमन बीइंग भी पैदा हुए. नाउ विद एवरी स्टेप विथ science takes, religion goes recedes. For example, at one time, people in India believed that smallpox is due to the anger of a goddess. माता आई है, लोग कहते थे. But now we know that smallpox is not due to anger of any goddess. It is because of a virus, and that virus can be prevented by inoculation. People at one time thought that rains are caused by a rain god called Indra. So if there's drought or floods, we have to please that rain god in some way. But now we know that rains are caused by build-up of low-pressure areas over a heated land. सर अगर यही बात है तो फिर साइंस जो है उसकी वजह से, ये साइंस के अंदर ये कैपेसिटी तो नहीं है कि साइंस हमारे जो सोशल इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल कास्टिज्म है या डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलप्ड वर्ल्ड है, इनके मसलों को हल कर सके, लोगों की जो इंटेंशन है उसको रिडायरेक्ट कर सके, उसको रिफाइन कर सके टूवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स. स्लेवरी कितना अरसा रहा सर अमेरिका के अंदर? स्लेवरी की क्या तारीख है? साइंस भी यहीं पे फिर बाद में आकर डेवलप हुई. तो क्या उस चीज को साइंटिफिक आइडियाज ने स्लेवरी को खत्म करवाया था? ये सम सॉर्ट ऑफ, आई वुडंट से रिलीजियस या सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल कह लें, या सम सॉर्ट ऑफ लाइक हायर आइडियाज ऑफ इक्वालिटी. देखिए, एंड अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि इक्वालिटी जो थी, जो जैसे आपने कहा कि प्रॉफिट वाज अ ग्रेट प्रॉफिट क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी स्टैब्लिश की, या तो दैट अगेन हैड इट्स रूट इन अ रिलीजियस डॉक्ट्रिन. नो. सुनिए, आप साइंस से आप समझते हैं, यू आर ओनली टॉकिंग ऑफ नेचुरल साइंसेज. देखिए, दो किस्म के साइंसेज होते हैं, एक नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस. या नेचुरल साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह. These are natural sciences which study either inanimate matter, dead matter,
और एनिमल्स बट नॉट ह्यूमन बींग्स. सोशल साइंस में दे स्टडी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स. जैसे इकोनॉमिक्स है, आपने पूछा ना कि अबाउट व्हाट अबाउट पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, ये साइंस से नहीं हटेगा. ये नेचुरल साइंस से नहीं हटेगा, मगर सोशल साइंस से हटेगा. आप समझे, जैसे फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी. ही वाज सोशल साइंटिस्ट, नॉट अ नेचुरल, ही वाज नॉट फिजिसिस्ट और केमिस्ट और समथिंग. तो ही वाज कार्ल मार्क्स की थ्योरी ने फिर यूरोप के अंदर, जो रशिया के अंदर जो लोगों का हाल किया, जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल डाइड उसके नाम के ऊपर, फिर तो सर हम यही बात कह सकते हैं कि अगर रिलीजन के नाम पे लोग मरे तो उसकी सोशल साइंसेस के नाम पे भी तो लोग मरे। अरे साहब, अब आप सुनिए, आपको कुछ आता जाता है नहीं. अच्छा। सुनिए मेरी बात. बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, हाल ये था रशिया का, 95% लोग इतने गुर्बत में रहते थे, हॉरिबल कंडीशन, जो मुजिक थे. इट वाज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, थोड़ी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, बट मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री. और जमींदारी सिस्टम, और बहुत पीपल, 90-95% पीपल वर लिविंग इन हॉरिबल पॉवर्टी. उसको, दैट वाज आफ्टर द रेवोल्यूशन. it, that was that feudal society was transformed into an industrial society. तो masses were lifted out of poverty. देखिए सुनिए, test of every activity, every political activity is one and only one. That does it raise the standard of living of the people? Now, people who are living in horrible poverty before the Russian Revolution of 1917, they have come into the modern age. अब जैसे उन्होंने क्या किया, they lifted up Russia from the age of the wooden plow to the age of the atomic pile. यानी रशिया का क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ बाय द, इट स्टार्टेड विद द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1928, और उसके बाद सेकंड थर्ड वगैरह. इतना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो पॉवर्टी हटती है, रिड्यूस होती है. पीपल स्टार्ट गेटिंग बेटर लाइफ. तो लिहाजा, डोंट ओनली क्रिटिसाइज. ठीक है, गलतियां हुई हैं, मगर why do you forget कि Russia was lifted up because of the revolution of 1917 from a backward, feudal, poor country and made into a modern country where people, everybody is educated, modernized, living relatively comfortable lives. ये मत भूलिए आप. लेकिन सर चाइना, एट द वेरी सेम अरे टाइम। अरे भाई, चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, आपको मालूम है 1949 में रेवोल्यूशन हुआ. उसके पहले चाइना में कितनी हॉरिबल पॉवर्टी थी. आप किताबें पढ़िए उस जमाने की. Before 1949, 90-95% Chinese were living in horrible poverty. It was mainly an agricultural society. थोड़ी सी ईस्ट कोस्ट में इंडस्ट्री लगी थी, वो भी ये वेस्टर्न कंट्री ने लगाई थी. अदरवाइज 95% चाइनीज वर पुअर पेजेंट्स, गरीब किसान थे, और चिथड़ों में रहते थे. बहुत गुर्बत, बहुत गुर्बत थी. वही चाइना, आज हाल ये हो गया है कि चाइना ने, मे बी, उनकी आबादी 140 करोड़ है, तो मे बी 80 करोड़ पीपल हैव बीन लिफ्टेड अबव द पॉवर्टी लाइन. कितना डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, गलतियां हुई, आई एग्री, मिस्टेक्स वर मेड, हर चीज में मिस्टेक होती है, इट्स नथिंग इज परफेक्ट. Why do you forget that the revolution lifted up the country from feudal, backward, poor country into uh, relatively developed country where large section of people are enjoying comfortable lives, leading, they've got all education, they've got jobs. चाइना में देखिए, चाइना इज कमिंग अप टू ऑलमोस्ट द रैंक ऑफ अमेरिका. 10 साल में चाइना अमेरिका के बराबर आ जाएगा. अभी भी चाइना की जीडीपी इज अबाउट $17.5 ट्रिलियन पर ईयर. $17.5 ट्रिलियन पर ईयर. अमेरिका की करीब $27.5 ट्रिलियन. इंडिया की 3.5 भी $ट्रिलियन भी नहीं है. यानी चाइना इज 5-6 times ahead of India. And large section of Chinese people have been lifted above the poverty line. They are getting good lives. ये क्यों भूलते हैं आप? नहीं, See, ठीक as I told है, you, इस बात को तो नहीं डिनाई किया जा रहा कि सम फॉर्म ऑफ ह्यूमन सोशल आइडियाज जो हैं उन्होंने ह्यूमंस की कंडीशन को इम्प्रूव किया है, एंड डेफिनेटली उन्हीं उन्हीं
अच्छी और इम्प्रूव्ड कंडीशंस के अंदर पे हम नए आइडियाज लेके आए, हम साइंटिफिक डिस्कवरीज की तरफ गए, सब कुछ हुआ। इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा रहा। एट द वेरी सेम टाइम जहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, और रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो सोवियत सोशलिस्ट का जो यूनियन बना, वट एवर जो भी हुआ, उसके बाद जो चाइना आया, चाइना के रेवोल्यूशन के बाद कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एंड देन रिफॉर्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एट द वेरी सेम टाइम वेस्ट ने भी तो सर डेवलप किया, वेस्ट ने भी अपने आप को डेवलप किया एक फ्री सोसाइटी के अंदर, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर। लेकिन द पॉइंट बीइंग के यस, 200 800 लोग, 800 मिलियन लोग जो है वो चाइना में पॉवर्टी से निकाले गए, लेकिन अफ्रीका के अंदर तो हालात बेहतर ना हुए, अफगानिस्तान के अंदर तो हालात बेहतर ना हुए। आफ्टर 2001 आप देखो तो जो मिडिल ईस्ट के अंदर हुआ, ये जैसे अब हमने जो आज की डिबेट स्टार्ट की थी इसराइल के पॉइंट से, आपने कहा कि भाई इसराइल तो एक आउटपोस्ट है अमेरिकन की, जैसे कि जो बाइडेन ने कहा था कि इफ वी डिड नॉट हैड, इफ देयर वाजंट एन इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स को एक इसराइल इन्वेंट करना पड़ता टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट। तो वो तो वहां पे फिर भी लाइक जो मिडिल ईस्ट के अंदर हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ सोसाइटीज, ब्रेक डाउन ऑफ स्टेट्स, इराक, लिबिया, यमन, एंड नॉर्थ अफ्रीका, सर वो तो फिर भी हुआ ना, तो ह्यूमन मिजरी तो कम ना हुई ना। ह्यूमन मिजरी कम हुई रशिया में, चाइना में। मैंने बताया आपको अभी, लास्ट सेक्शन, रशियन पीपल वर लिविंग इन हॉरिबल पॉवर्टी। 90% वर व्हाट आर नोन एज मुजिक्स, मुजिक्स गरीब किसान। 85-90% पीपल इन रशिया। तो आज कोई नहीं मुझे को देखे अब, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग रिलेटिवली एटलीस्ट मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस। और चाइना में भी लार्ज सेक्शन एंजॉयिंग। देखिए एक चीज समझिए, एक चीज सुनिए, रशिया को भाई क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, क्रुएल्टी की, स्टालिन ने क्रुएल्टी करी, ये सब ठीक है। मत भूलिए कि 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, तो उसके बाद वेस्टर्न पावर्स ने टू क्रश द सोवियत गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी आर्मीज भेजी इनटू रशिया। 4 साल लड़ाई चली, लड़ाई, सिविल वॉर। सम disgruntled Russian generals who were financed and given military supply by Western powers, बल्कि Western powers राइट। डायरेक्टली थे। 4 साल तो उनको लड़ना पड़ा टू in that civil war which was supported by Western powers against the Soviet government। 4 साल उसमें कितनी तबाही होती है लड़ाई में। फिर सोचिए कि वो हिटलर ने इन्वेड किया, कितना डेवस्टेशन किया सोवियत यूनियन का, हॉरिबल, यानी करीब 25 मिलियन रशियन पीपल वर किल्ड। कितनी हॉरिबल और बहुत तबाही हुई। तो लिहाजा कहने का मतलब यह है कि ये मत भूलिए कि थ्रू व्हाट डिफिकल्टीज दे हैड टू पास। उनके दुश्मन इतने थे जो सोवियत गवर्नमेंट को क्रश करना चाहते थे, कहते थे ये कम्युनिज्म फैल जाएगा तो इसको क्रश करो। वही चाइना में भी यही हुआ। the, the Western powers kept always trying to, intervene and somehow destabilize and destroy the central government। तो लिहाजा ये मत भूलिए, ये बड़ी रेवोल्यूशन कोई मजाक नहीं होता, क्योंकि जो वेस्टेड पावर्स होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, दे विल, even after their overthrow, they will keep fighting against you and trying to again destroy you। तो लिहाजा ये बड़ी टेरिबल थिंग रेवोल्यूशन, मिलियंस आर किल्ड इन इट। क्योंकि जो जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, फ्यूडल इंटरेस्ट हैं, दे विल नॉट गिव अप देयर राइट्स विदाउट अ फेयर स्ट्रगल। कोई मजाक नहीं है, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं इसमें। मगर अगर आप नहीं देंगे वो कुर्बानियां, तो रहिए गुर्बत में रहिए, आपके बच्चों को भी, बच्चे भी रहेंगे गुर्बत। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी जिंदगी मिले तो आपको ये कुर्बानियां देनी होंगी। अब मैं आपको बताऊं, चाइना में रेवोल्यूशन हुआ 1949 में। उसके बाद चाइनीज अथॉरिटीज ने एक असेसमेंट किया कि कितने लोग मारे गए चाइनीज रेवोल्यूशन में। रेवोल्यूशन वहां एक दिन का नहीं था, जैसे रशिया में तो एक दिन में हो गया, अक्टूबर में एक दिन में। चाइना में 20 साल लड़ाई चली, फ्रॉम 1925 अप टू 1949, 24-25 साल। तो पता लगा कि उस जमाने में चाइना की आबादी करीब थी 55 करोड़, 550 मिलियन।
और ये पाया गया करीब 50 मिलियन चाइनीज वर किल्ड इन द इन द चाइनीज रेवोल्यूशन, यानी 1/10 पॉपुलेशन जिसमें औरतें बच्चे थी, दे वर वाइप्ड आउट। ये कुर्बानियां देनी पड़ेंगी आपको। आप कहिए कि हम नहीं चाहते हमारे कोई लोग मरे, तो ठीक है, रहिए गुर्बत में। आपको अगर लड़ाई नहीं लड़नी है जिसमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी होंगी, तो रहिए गुर्बत में, रखिए अपने बच्चों को गुर्बत में। मगर आप चाहते हैं कि आपको बच्चों को अच्छी जिंदगी मिले, तो आपको कुर्बानियां देनी होंगी। बड़ी भयंकर लड़ाई चलती है। जो जो काउंटर रेवोल्यूशनरीज हैं, वो दे विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय यू। तो यही हुआ रशिया में भी, चाइना में। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। तो मैं आपको बताऊं, उसके पहले फ्रांस वॉज अ फ्यूडल कंट्री रूल्ड बाय द किंग लुई 16 था, और एरिस्टोक्रेट से। तो मेन अचीवमेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म इन फ्रांस। तो उसमें बड़ा टेरिबल पीरियड, गिलिटीन हुए तमाम लोग, लड़ाइयां हुई। आप समझे ना, कोई आसान नहीं था, क्योंकि जो वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, दे पुट अप अ fierce resistance because they did not want to lose their privileges। फ्रांस में बड़ी भयंकर चली थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लेड बाय रोबेस्पियर, दांतोन, मरा वगैरह। बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी फ्रेंच पीपल को, तब लेकिन जाके हुआ। उन्होंने अपने अपने मुल्कों में तो वो रेवोल्यूशन ले आए, लेकिन आके उन्होंने इजिप्ट को भी ऑक्यूपाई कर लिया, उन्होंने अल्जीरिया को भी ऑक्यूपाई कर लिया, उन्होंने मोरक्को को भी ऑक्यूपाई कर लिया। हमारे यहाँ पे आके वो हमारे भी यहाँ पे वो कॉलोनियल करते रहे। सो दैट टू आफ्टर लाइक रेवोल्यूशन। सो मतलब इट्स नॉट एज सिंपल सर कि हम ये कहें कि लाइक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था या ईरानियन रेवोल्यूशन था या चाइनीज एंड रशियन रेवोल्यूशन, दे वर ऑल लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, नो। देखिए, पहले तो एक एक करके चलिए, आप सब चीज मिक्सअप कर दे रहे हैं। जो कॉलोनियल एरा आया, कॉलोनीज क्या होती हैं? दे आर मार्केट्स एंड सोर्सेज ऑफ चीप रॉ मटेरियल्स। जैसे अंग्रेज आए हिंदुस्तान, कुछ पिकनिक करने तो आए नहीं थे। दे केम हियर बिकॉज द इंडस्ट्रीज वर ग्रोइंग, and they wanted foreign markets and foreign sources of cheap raw material, because the domestic market was saturated। इंडस्ट्रीज ग्रो करती जा रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, अब वो माल कहाँ बेचें? तो इसलिए दे दे conquered India, because they got India as a huge market and huge source of cheap raw materials। और उसके लिए लड़ाइयां लड़ी अंग्रेजों और ने। उनके उनके इंटेलेक्चुअल्स जिसको सपोर्ट कर रहे थे, रूडयार्ड किपलिंग और पता नहीं कौन कौन। नहीं नहीं, उनके उनके जो, भाई इंटेलेक्चुअल दो किस्म के होते हैं। एक तो जो गवर्नमेंट को सपोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को सपोर्ट, मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स वर सोल्ड आउट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट को अपोज करना बड़े खतरे की चीज होती है, हर एक इंसान की हिम्मत नहीं होती है। तो लिहाजा वास्ट मेजोरिटी ऑफ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स इन इंग्लैंड, दे वर सपोर्टिंग द ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट। उनकी वाहवाही करते थे। बहुत थोड़े से थे जो कि मुखालफत करते थे, बट vast majority, they want comfortable lives, those so called intellectuals। तो वो कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी जब आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। यही हम लोग के हाल में, मुल्क में क्या है, हमारे मुल्कों में यही हाल है। आप जैसे अपनी गवर्नमेंट का मुखालफत करें, उठा लिए जाएंगे। ज्यादा उदय साहब बकबक करेंगे वहां जाके पाकिस्तान में, तो उठ पता लगा गायब हो गए। आपके यहाँ सर देखें, पाकिस्तान में क्या? अब एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे आपको पता है कि आपको उठा लिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आपके आइडियाज को पजीराई नहीं मिलेगी, व्हाट कीप्स यू गोइंग? इज इट जस्ट अबाउट लाइक दिस वर्ल्ड? ये सिर्फ ये दुनिया का आइडिया कि ओके ठीक है ये, या ये कि लाइक maybe there is a higher purpose to this life, like meaning, soul. देखिए, मैं यहाँ आपको बताऊं। नाउ लेट मी गो लिटिल डीपर। जो मॉडर्न यूरोप है, उनके द टू मेन क्रिएटर्स व वोल्टेयर एंड रूसो। नाम सुना होगा आपने। जी जी। दे आर द टू मेन क्रिएटर ऑफ मॉडर्न यूरोप। इनफैक्ट वोल्टेयर एम्फोसाइज ऑन रीजन एंड रूसो एम्फोसाइज ऑन इमोशन। रूसो ने ये कहा कि देखिए, आप सिर्फ रीजन पे चलेंगे
तो आप बड़े सेल्फिश हो जाएंगे। आपका रीजन कहेगा कि देखो भैया, कोई खतरा मत लो, आराम की जिंदगी लीड करनी है हमको, टू बिकम कैलकुलेटिंग, कि अपना आराम की जिंदगी में कोई खतरा ना आए। हम वेरी कैलकुलेटिंग पर्सन, कि हम, मैं, हमारी फैमिली बड़े कंफर्ट में रहे। रूसो ने ये कहा कि देखिए, इंसान में न केवल रीजन होता है मगर इमोशन भी होता है, और इमोशन में पेट्रियोटिज्म भी होता है। ये भी डिजायर होता है टू हेल्प द पुअर पीपल। रूसो ने कहा कि आप सिर्फ रीजन पे चलेंगे तब तो यू विल बिकम अ वेरी सेल्फिश एंड कैलकुलेटिंग पर्सन, यू विल नॉट हेल्प द पुअर पीपल। तो रूसो ने कहा कि इमोशन भी होना चाहिए, emotion in the form of patriotism and desire to help the poor people. Even in a जो revolutionaries होते हैं, they are prepared even to risk their lives, अपनी जिंदगी खतरे में ले आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट जस्ट कम्युनिस्ट, इवन अदर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1775 से लेके 1781, 6 साल चली। उसमें जो मेनी ऑफ द लीडर्स लाइक जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन वगैरह, दे वर बिग लैंड होल्डर्स। बहुत 10-10 हजार एकड़ जमीन थी उनकी। दे वर वेरी रिच पीपल। वो चाहते तो आराम से बैठते, क्यों क्यों ये खतरा मोल लो? क्योंकि अंग्रेजों से आप लड़ेंगे तो अंग्रेज पकड़ के आपको फांसी पे टांग देगा। मगर उन्होंने कहा नहीं, हमको अपने मुल्क को आजाद करानी, तो हम खतरा लेंगे। यानी they fought against the British, risking their lives. Why? If they were only calculating people, they were very rich landholder. They could have lived in comfort. But they said, no, our country is in danger, so we must help our country. So, at the risk of their lives, they fought for liberation of America from British rule. आप समझे ना? यस सर। कहने का मतलब कि इंसान में इमोशन भी होता है, कि हमें अपने मुल्क की मदद करनी है, सिर्फ बस अपना नहीं देखना है। वोल्टेयर की थ्योरी थी कि रीजन पे चलो, और रीजन बताता है कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखो, डोंट फॉरगेट अबाउट द पुअर पीपल। और रूसो कहता था नहीं, यू हैव टू, इमोशन भी होना चाहिए, नॉट जस्ट रीजन। दो एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी में, रीजन एंड इमोशन। तो इमोशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज रीजन पे ही चलोगे तो फिर सेल्फिश और कैलकुलेटिंग हो जाओगे, और गरीब आवाम का नहीं सोचोगे। तो रूसो ने कहा नहीं, आपको गरीब आवाम का सोचना है, उनको उनको मतलब उनको बेहतर जिंदगी देनी है, उसके लिए लड़ना है, अपनी जिंदगी भी खतरे में करके आपको लड़ना है उनके लिए। सर ये इन्हीं आइडियाज की बेसिस जो हैं वो तो रिलीजन में भी आपको मिलती हैं, क्रिश्चियनिटी में भी आपको मिलेंगी, आपको इस्लाम में भी मिलेंगी। At one time, these religions were progressive forces. At one time, Islam, Christianity, and all were progressive forces. But today they have become reactionary. जो चीज एक जमाने में अच्छी होती है, अब बाद में चल के बुरी हो जाती है। आज हमें रिलीजन को नकारना है, हमको साइंस की, साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ बढ़ना है, क्योंकि आज रिलीजन इज ओल्ड, इज रिएक्शनरी फोर्स, इट टेक्स अस बैकवर्ड। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू make our countries highly industrialized, highly developed, so and lift the people above the poverty line and give the people a high standard of living and decent lives. तो लिहाजा हमें ऐसी सोसाइटी क्रिएट करनी है, तो वो दैट इज ओनली पॉसिबल विद मॉडर्न माइंडेड लीडर्स। जैसे मुस्तफा कमाल क्या था? मुस्तफा, आपको नहीं मालूम, बताता हूँ। ही वाज एन आर्मी जनरल इन द आर्मी ऑफ देन, वो क्या कहते थे उनको, कैलिफ, हाँ, सुल्तान। सुल्तान और खलीफा होते थे। तो दो सुल्तान व रिएक्शनरी पीपल, फ्यूडल पीपल। तो मुस्तफा कमाल ने देखा कि हम लोग को, हम लात खाते जा रहे हैं, ब्रिटिश हमको लात मारता है, फ्रेंच हमको लात मारते हैं। वी आर केप्ट बैकवर्ड एंड फ्यूडल बिकॉज ऑफ दी सुल्तान एंड खलीफा। और हमको unless we modernize, we will never be able to abolish poverty and backwardness. तो उसने, he seized power, he overthrew the sultan khalifa, and he said कुछ नहीं, ना बुर्का चलेगा, ना शरिया चलेगा, ना मदरसा चलेगा, ना मौलाना चलेंगे। ये चार चीजें मुसलमानों को हटानी है। मैं आज भी कहता हूँ मुसलमानों सर से कि सर तुम्हें, सर अरे सुनो यार, बात सुनो।
या तो तुम चाहो कि तुम जूता खाते रहो, और चाहते हो जूता नहीं खाना है, ये चार चीजें अबॉलिश करनी है मुसलमानों को। क्या चार चीजें? बुर्का, शरिया, मदरसा और मौलाना। और नहीं हटाओगे तो जूते खाते रहो, खाते रहो, क्योंकि ये तुमको पिछड़ा रखेंगे, तुमको गरीब रखेंगे, फ्यूडल रखेंगे। तुम चाहते हो तुमको तुम्हारे बच्चों को अच्छी जिंदगी मिले, तो चार चीजें मैं मुसलमानों से कहो। मैंने कहा देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ इस्लाम छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ना बंद कर दो, मैं नहीं कह रहा हूँ मस्जिद जाना बंद कर दो, रोजे रखना बंद कर दो, हज करना बंद करो। जो कोर प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम में उस पर नहीं अटैक कर रहा हूँ, मगर ये शरिया, बुरका, मदरसा, मौलाना, दिया नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। ये तो इन्हें प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम कोई मौलाना होते थे? ये कहाँ से पैदा हो गए भाई? ये मौलाना जो लोग हैं, जो आप लोगों को पिछड़ा रखते हैं, हमको पिछड़ा रखते हैं, हमारे मुसलमानों को, दे वर नॉट देयर इन टाइम ऑफ प्रॉफिट। कहाँ से पैदा हो गए? ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो अपना जेब भरते हैं बेवकूफ बना के पब्लिक को। तो ये, और बुरका तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। मुझे चले, जी। मैं कोई, आई विल नॉट गिव अ चॉइस टू वेमेन की, या कई लोग कहते हैं देखो चॉइस दो औरत को कि बुरका पहने या ना पहने। मैंने कहा नहीं, कोई चॉइस नहीं, सख्त सजा होगी अगर बुरका पहनोगे, क्योंकि फ्यूडलिज्म और बैकवर्डनेस को यू हैव टू क्रश विद एन आयरन हैंड। ये सर ये तो फ्यूडल बैकवर्डनेस ये कोई देखिए बर्दाश्त नहीं होगी, सर ये कोई तो आप बर्दाश्त नहीं होगा। बुरका बिल्कुल बर्दाश्त, मुझे हाथ चले, मैं बिल्कुल 10 साल की जेल कर दूं औरत को जो बुरका पहनेगी, सर कोई, ये मैं बड़ी सख्ती करूंगा। क्योंकि देखिए, बैकवर्डनेस को यू हैव टू क्रश विद एन आयरन हैंड। हिंदूज में भी बैकवर्डनेस है। देखिए अब आप मैं ये भी एक रिएक्शनरी आइडिया है ना सर। आप देखिए ये भी एक नहीं एक्सट्रीम नहीं, ओपिनियन है। प्रोग्रेसिव है, देखिए क्या बात नहीं, कर रहे दिस हैं? इज रिएक्शनरी बुर्का दिस रखो, हाउ इज क्या दिस? बात है? वंडरफुल कि बुर्का पहनना प्रोग्रेसिव है, और बुर्का को अबॉलिश करना रिएक्शनरी। वाह, क्या There are, लॉजिक है! sir, there are 800, like there are 8 billion people in the world. उनके अपने beliefs हैं, ideas हैं, उनके अपने interest है, अपनी सोच है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैंने बुर्का करना है, मैंने एक रिलीजन फॉलो करना है, मैं डरता हूँ, मैं कमजोर हूँ, मुझे जो है लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में सोचना है, तो अगर वो ऐसा करना चाहता है तो हमें उसके साथ क्या मसला है? हम उसे करने दें। मैं अगर जवाब दूं, हम मैं देखें। जवाब दूं, मैं जवाब दूं। जी जी। कि मुझसे भी कई लोग कहते हैं कि साहब, हमारे काउ वर्शिप इज पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर, व्हाई शुड। मैंने कहा देखो, अपने कल्चर की हर चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी है। अच्छी भी चीजें हैं, बुराइयां भी हैं। हिंदू कल्चर में तो कास्ट सिस्टम है, शुड बी कंटिन्यू कास्ट सिस्टम। तो ये गलत है कि हम बिलीव्स हैं तो अच्छी बिलीव भी हैं, बुरी बिलीव भी हैं। आपको जो बैकवर्ड रिएक्शनरी फ्यूडल बिलीव है उनको क्रश करना, उनको आजादी नहीं देनी है, उनके 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 प्रैक्टिस पे। हर चीज देखिए, टू मच फ्रीडम इज ऑल्सो बैड। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। आम आदमी तो जाहिल है, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी 90% जाहिल लोग रहते हैं। उनको आजादी दे दें टू प्रैक्टिस फ्यूडलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म। नो, दे हैव टू बी क्रश्ड विद एन आयरन हैंड। सख्ती करो, उनको जेल भेज दो 10-20 साल के लिए। वही आपके यहाँ तहरीक सर लबायक है। सुनिए, तहरीक लबायक, अगर मैं रहूं पाकिस्तान में, हर तहरीक लबायक के मेंबर को 20 साल की सजा कर दूं। जाहिल लोग हैं तहरीक लबायक, मगर वो क्या करते हैं, वो प्रॉस्पर, आपकी गवर्नमेंट उनको सीक्रेटली फंड करती है और मदद करती है। तहरीक लबायक आपने नाम सुना होगा। जाहिल किस्म के जंगली लोग हैं। अब आप कहेंगे उनको आजादी दो, उनकी बिलीफ है, लेकिन नो, all beliefs will not be tolerated. Backward reactionary beliefs must not be tolerated. जो जहालत करते हैं, अब वो क्या कहते हैं कि ब्लेस्फेमी लॉ बना दी। अब किसी को, हिंदू को या क्रिश्चियन को, उसकी प्रॉपर्टी ग्रैब करनी है, कह दो इसने ब्लेस्फेम कर दिया प्रॉफिट मोहम्मद को, और तो सब भीड़ आ जाती है, वो मर्डर कर देती है। ये सब बर्दाश्त होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे, जो ऐसी भीड़ को गोली मार दो सब, जाहिलों को, और एक मैसेज जाए कि जो ये हरकत करेगा हम उसको यही सजा देंगे। आप ये, डोंट बी टू लिबरल। आप में, यू आर टू गुड अ मैन। उदय साहब, आप के साथ प्रॉब्लम है, आप 100% जेंटलमैन है, मैं 100% जेंटलमैन नहीं हूँ। मैं सक्सी, आई बिलीव इन सक्सी, देखिए मैं ये सब। मैं सर मेरी भी ट्रेनिंग एज अ सोशल साइंटिस्ट हुई हुई है। मैंने भी 6 1 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है, 7 साल इधर उधर की किताबें भी पढ़ते रहे। तो सर मतलब मेरी जो समझ में जो बात ये आती है कि देखिए आप जो है, यू डोंट लाइक इतना ज्यादा पुश ना करो, इतना ज्यादा पुश ना करो कि वो टूट जाए चीज। आपने सहल रहना है, तहमुल से चीजों को लेके नहीं चलना नहीं, है। तोड़ना नहीं, पॉलिटिक्स नहीं सर नहीं, देखिए, सियासत नहीं देखिए, नहीं, एक मिनट, प्लीज एक प्लीज मिनट। हेयर मी प्रॉफिट आउट, मोहम्मद ने हेयर मी तोड़ा, आउट। एक मिनट, प्रॉफिट ने मोहम्मद ने तोड़ा, उसने कहा बर्दाश्त नहीं होगी आइडल्स। क्या लेकिन बात कर रहे हैं आप? तो देखिए फिर देखिए, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन पहले उन्होंने
पहले जब उन्होंने देखा कि भाई मैं अभी कमजोर हूं, मैं इतना ज्यादा इन लोगों के खिलाफ नहीं जा सकता, उन्होंने छुप के जो है अपनी तबलीग की, लोगों को बुलाया। लेकिन जब उनके गिर्द एक जमात इकट्ठी हो गई, वो जमात जब स्ट्रांग हो गई, तो उसके बाद जाके उन्होंने ओपनली प्रीचिंग स्टार्ट की। सो देयर इज ऑलवेज अ मेथड, देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस, देयर इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, राइट? मतलब वो एक सियासी तरीका होता है आपको हर काम करने का। अब मैं आउटराइट उठ के कह दूं पाकिस्तान के अंदर कि भाई नहीं, बुर्का खत्म कर दो, यू नो, ये आप इंडिया में कह दें कि भाई कास्टिज्म खत्म कर दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, सर फिर तो सेडिशन के केसेस ही होंगे ना। तो मैं कहता हूँ, मैं ओपनली कहता हूँ साहब। सर आप तो मैं तो, अरे सुनो यार, तुम सुनते नहीं हो। मैंने ओपनली कई बार कहा, फेसबुक पोस्ट डाले, मैंने स्पीचेस में कहा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग बीफ। हिंदुओं में बीफ खाना बुरी चीज मानी जाती है। मैंने कहा कि दुनिया बीफ खाती है तो वो सब बुरे लोग हैं। सारे अमेरिकन बुरे हैं, अफ्रीकन बुरे हैं, यूरोपियन बुरे हैं, चाइनीज, रशियन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, टर्क्स, अफगान, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बुरे लोग हैं। आप ही साधु संत हैं। और गाय कोई माता कैसे हो सकती है? कैन एन एनिमल बी द मदर ऑफ अ ह्यूमन बींग? दिमाग में भेजा है कि गोबर भरा हुआ है, कैसे उसकी गाय गौ माता है? तो फिर लोगों ने कहा कि गौ माता है क्योंकि वो दूध देती है पीने को। तो मैंने कहा लोग बकरी का भी दूध पीते हैं, भैंस का भी पीते हैं, और तिब्बत में याक का पीते हैं, कई जगह अरब कंट्रीज में ऊंट का पीते हैं। तो क्या वो सब ऊंट की पूजा करो और भैंस और बकरी की पूजा करो? नॉनसेंस। फिर लोगों ने कहा था वो गाय इज पार्ट ऑफ वर्शिप ऑफ काउ, इज पार्ट ऑफ कल्चर। मैंने कहा कल्चर में अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें। अच्छी चीजों को बढ़ाओ आगे, बुरी चीजों को सप्रेस दें, फोर्सिबली सप्रेस। कोई सर ये लिबरल, आई डोंट नॉट ए लिबरल। मैं सर देखिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करता, ये, आई ये डोंट अलाउ। मैं बोलने नहीं देता हूँ लोगों को। जी जी। तुम्हें बोलने का, तुम्हारी आंखें बंद हैं। तुम जैसे कुत्ते का बच्चा जो पैदा होते हैं आंख बंद, तुमसे मैं क्या बात करूं भाई? पहले तो मैं तुम्हारी आंख खोलनी है। मैं सर लोगों से ज्यादा मैं अपनी तरफ से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आंखें में अपनी खोल रहा हूँ। ठीक है। आप मतलब इतना इल्जाम एकदम मुझे मत दें कि उजैर तुमने किया कुछ नहीं है, तुमने कुछ स्ट्रगल नहीं की, तुमने कुछ किया नहीं। ये देखिए, ये क्या है? प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मैक्स वेबर सर। ये तो मैंने, मैं 79 ईयर्स का एज होगा, ये मैंने पापड़ बेले तुम्हारी उम्र के पहले। मैंने दुनिया जहान की किताबें पढ़ ली, ये सब ये खोपड़े में भरा हुआ है इल्म। मुझे न लेकिन सिखाओ नहीं, ये मैं नहीं सब सिखा, काम। मैं आपको नहीं अरे सिखा सर, मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। मैं तो सीखने के लिए आपके साथ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, यार बहस देखो, करना, देखिए रैशनल, हम सर प्लेटोनिक मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है? हमें सवाल जवाब करेंगे, हम डायलैक्टिक में जाएंगे, हम इस तरह चीजों को आगे लेके चलेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब जो है आप मेरी जो एजेंसी है उसको आप डिनाई कर दें। आप मेरी एजेंसी को डिनाई नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए। मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, लाइक अ मैथमेटिकल थ्योरम। ईच स्टेप फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। ठीक है। पहला स्टेप ये है कि हमारा मेन दुश्मन है गुर्बत, बेरोजगारी, भुखमरी, और जहालत। जहालत, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर एंड प्रॉपर एजुकेशन फॉर द मैसेज। इसको हमको अबॉलिश करना है। जो कहेगा कि ये सब, ये वी डोंट एग्री इन दिस, आई सेड आई विल नॉट टॉक विद यू, यू आर नॉट फिट टू टॉक विद। तुम जाहिल, तुमसे मैं क्या बात, तुम इस पे ही नहीं एग्री कि तुम चाहते हो लोग गरीब रहें, भूखे रहें। नहीं, मैं डायलेक्टिक, आई विल नॉट परमिट प्लेटोनिक डायलेक्टिक्स हियर। ऑन दिस देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बड़ा डिक्टेटोरियल हूं, इस पे कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? कि गुर्बत हटनी चाहिए क्या? आप चाहते हैं गुर्बत रहे? मैं तो आपसे डिसएग्री नहीं किया। तो यार, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, औरों की बात कर रहा जी जी हूं। जी। मैं कहता हूं कि जो लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को पहले रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं साहब गरीबी नहीं बाद में हटेगी, पहले राम मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में। है, समझे ना? हमारे यहाँ कि साहब, अरे राम मंदिर बनने से क्या गुर्बत दूर हो गई, बेरोजगारी दूर हो गई, भुखमरी दूर हो गई? हाँ। कहने का मतलब कि देखिए, आई डोंट परमिट फ्री टॉक। फ्री टॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल you must get your concepts clear, then I can talk freely with you। जब आप पहले प्रिंसिपल पे ही आप अटक गए कि फर्स्ट स्टेप इज कि वी हैव टू अबॉलिश पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर एंड प्राइस राइज एंड लैक ऑफ
प्रॉपर हेल्थ केयर एंड गुड एजुकेशन, इसी पे आप मानने को तैयार नहीं, तो आपसे मैं क्या बात करूं भाई? तुम जाहिल हो, जाहिलों से मैं बात नहीं। वो उसने कहा था, मार्क ट्वेन ने, कि नेवर टॉक विद अ फूल because he will bring you down to his own level and then beat you by experience. बेवकूफों से बात ही मत करो, कोई प्लेटोनिक जिसका मैं सर आप डिस्कशन नहीं। अब सर मैं शुड डाउन टू द लेवल ऑफ फूल्स कि उनसे बात करूं? मार्क ट्वेन ने कहा, नेवर आर्ग्यू विद द फूल, ही विल ब्रिंग यू डाउन टू हिज ओन लेवल एंड देन बीट यू विद हिज एक्सपीरियंस। सर हम तो आपस में बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो आपस में बात करने के लिए प्लेटोनिक डायलैक्टिक है वो एक यार फ्रेमवर्क दिया। बच्चे, तुमको मैं फूल नहीं कह रहा हूँ यार, जी जी। मेरे जैसे भतीजे जैसे हो, यू आर सर्चर ऑफ ट्रूथ। अभी भी धीरे धीरे तुम्हें मालूम हो गई चीजें, मैं भी सिखाता चलूंगा। आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम नॉट कॉल्ड यू अ फूल, आई एम बट 90% पीपल आर फूल्स, इडियट्स, फुल ऑफ। जैसे हमारे यहाँ 90% लोग जब वोट देने जाते हैं इंडिया में, आप जानते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उम्मीदवार जो कैंडिडेट है अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, सीधे सीधे जात बिरादरी पे वोट डाल देते हैं 90%। आई एम नॉट सेइंग 100%। या या नहीं देखते हैं कि आई एग्री बेरोजगारी सर, बढ़ गई आई एग्री विद यू। तो 90% को मैंने जो फूल्स, एक बार मैंने बयान दिया था, 90% इंडियंस आर फूल्स। बड़ी मेरी मेरी तनकीद हुई कि ये क्या कह दिया साहब आपने। मैंने कहा, मैंने कौन सी गलत बात कही? तुम जब वोट डालने जाते हो, ये नहीं देखते हो अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, सीधे सीधे जात बिरादरी पे देते हो वो। तो मैंने कौन सी गलत बात कही? तो लिहाजा जब 90% लोग बेवकूफ है, 90% लोगों से मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। तुम लायक नहीं हो बात करने के, तुम्हारा वो मेंटल लेवल ही नहीं पहुंचा है। जब तुम इस पे नहीं एग्री कर रहे हो कि पहला हमारा प्रायोरिटी होनी चाहिए टू अबॉलिश पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर एंड प्राइस है, आप कहते हैं पहला हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस्लाम। कैसे? क्या इस्लाम खाओगे? पेट में रोटी चाहिए कि इस्लाम चाहिए? मेकअप योर रोटी माइंड। रोटी रोटी। तो मैंने कहा, लिखिए, अच्छा, पहला प्रिंसिपल ये है कि यू हैव टू अबॉलिश ऑल दोस दीज बिग सोशियो इकोनॉमिक इवल्स। सेकंड स्टेप विच लॉजिकली फॉलो फ्रॉम, हर मेरा थिंकिंग एक मैथमेटिकल थ्योरम जैसे चलता है, ईच स्टेप फॉलोज द रैशनली फॉलोज द प्रीवियस स्टेप। तो सेकंड प्रिंसिपल इज फॉर अबॉलिशिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, etc. You have to transform our subcontinent into a modern industrial giant like China has done. Because without doing it, you will never be able to abolish poverty or unemployment or hunger or price. और आप इस पे भी नहीं एग्री करें कि नहीं साहब, रहो बैकवर्ड और फिर भी तुम गुर्बत हटा दो, कैसे हटेगी भाई? क्या देखें, कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गुड इनफ, हमने मान लिया, हमने तस्लीम कर लिया कि हमारे ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पॉवर्टी खत्म करो, जालत खत्म करो, डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रॉस्पर करो ताकि ह्यूमैनिटी एक कलेक्टिव लेवल में आगे बढ़े। दूसरी बात हमारी ये हुई कि भाई हमें डेवलप नहीं होने दिया जा रहा। कौन नहीं होने दिया जा रहा? डेवलपिंग वर्ल्ड है, सहूनी ताकतें हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, वो इल्यूमिनाटी है, व्हाटएवर। अब उस जो जो अच्छा ठीक है, अब उसके अंदर फिर वो फिर डिवाइड एंड रूल खेलते हैं, उनके अपने एजेंट्स हैं सब। एक मिनट, यू हैव कम टू द थर्ड स्टेप। एक मैथमेटिकल थ्योरम जैसे चलिए ना। पहला स्टेप की वी हैव टू अबॉलिश पॉवर्टी, हंगर, प्राइस राइज, लैक ऑफ हेल्थ केयर, एक्सेट्रा। फर्स्ट स्टेप। Second step is to accomplish that we have to transform our subcontinent into a modern industrial giant. Third step, अब आप थर्ड स्टेप पे आ गए। That is how do we transform our subcontinent into a modern industrial giant. अब आप उसकी बात करने लगे थे। हाँ। तो अरे सुनो यार, तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, बोलते जाओगे। To transform our subcontinent into a modern industrial giant, we have to launch a mighty united people's struggle culminating in a people's revolution. It can't be done peacefully or by democratic means. It has to be done by a mighty united means where Hindu, Muslim, Christian all unite. People struggle, which will take 15, 20 years.
बड़ा लंबा दौर चलेगा, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत बहुत बैठे हैं जो नहीं ऐसा होने देंगे। जिसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि डेवलप कंट्री नहीं आसानी से हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन होने देंगे। तो यही तो बात मैं भी कर रहा हूँ कि भाई अगर वो हमें नहीं होने देंगे तो उनको फाइट करना इतना आसान तो नहीं है कि मैंने आप। कब कहा आसान? हाँ। मैंने कहा 15-20 साल लगे। अरे यार, तुम सुनते ही नहीं पंद्रह हो बात। सर, पंद्रह पंद्रह बीस साल बीस अरे यार से तुम तो सुनने को तैयार। मैंने तुमसे कहा, शुरू में कहा कि ये बड़ी बड़ी लंबी लड़ाई है और बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। चाइना में, आई टोल्ड यू, फॉर मेकिंग द रेवोल्यूशन दे हैड टू सैक्रिफाइस 10% ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो बड़ी आपको, हमारे यहाँ जैसे हिंदुस्तान की आबादी 143 करोड़, आपकी शायद 24-25 करोड़। तो कलेक्टिवली वी आर ऑलमोस्ट 170 करोड़। बांग्लादेश भी होगा 200 करोड़। तो 200 करोड़ की 10%, 20 करोड़, 20 करोड़ लोग, वी हैव टू बी प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस 20 करोड़ ऑफ आवर पीपल, इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन। और नहीं आप ये कुर्बानी देने को तैयार हैं तो रहिए गुर्बत में, रखिए अपने बच्चों को गुर्बत में और भूखा और नंगा। यू हैव टू चॉइसेस, either you make these sacrifices or you don't make. If you don't make, then remain in poverty and hunger and keep your children hungry, and backward, poor. आप, अगर आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं सर तो आप मेरी आपको। सर मेरा आप आखिरी आर्ग्यूमेंट सुन लें, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं आज के लिए। यहाँ पे रात के सुबह के 3 बज रहे हैं अब। देखें, ये जो आप जिस स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें हंगर, जहालत, वट एवर, वो उसको खत्म करना है, ओके करना है। वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? डिवाइड एंड रूल है। डेवलप्ड वर्ल्ड डेवलपिंग वर्ल्ड को आगे नहीं आने देना चाहता। डेवलप्ड वर्ल्ड के पास रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है। एक नीचे से एक नेसेंट ऑर्डर उस एस्टैब्लिश ऑर्डर को चैलेंज करेगा तो वो आगे से रिएक्ट करेगा। अब ये जो नेसेंट ऑर्डर है, ये अगर उसको चैलेंज करने के लिए उठेगा तो इसको तो ताकत चाहिए, इसको तो ऐसी कोई गाइडिंग फिलॉसफी चाहिए। जो जैसे अब आप कहते हैं कि वोल्टेयर था, वोल्टेयर ने उसका कोई फलसफा था जिसकी बेसिस पे इडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। अमेरिकन के थॉट के अंदर रेवोल्यूशन आया तो अमेरिकन रेवोल्यूशन आया। रशियंस की थॉट के अंदर रेवोल्यूशन आया तो रेवोल्यूशन आया। वो जो गाइडिंग फिलॉसफी है, पिछले 100 200 300 साल से तो यहाँ पे भूख और नंग और प्यास ही है। तो वो गाइडिंग फिलॉसफी कहाँ से आएगी? मैंने आपको जवाब भी दे दिया, मैं रिपीट करूंगा जवाब। जी। मैंने आपको कहा, देखिए, बिफोर एवरी एक्चुअल रेवोल्यूशन देयर इज ऑलवेज एन आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन। एज जी। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस शोज कि बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 there were several decades of ideological revolution led by great thinkers like Voltaire, Rousseau, and French encyclopedists and so on. तब जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन हो पाया। Without ideological revolution, actual revolution cannot take place, because those who fight in the actual revolution, they must know what are they fighting for. तो हम्म। वो आइडियाज की क्लैरिटी के लिए आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन बहुत जरूरी होता है। तो अभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, वी आर पासिंग थ्रू द पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन। अभी एक्चुअल रेवोल्यूशन नहीं आया। तो आपने कहा क्या फिलोसफी बनेगी? ये बनेगी थ्रू दिस चर्निंग ऑफ आइडियाज। अभी चल रहा है ये दौर, ये आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन का भी। फ्रांस में कई डेकेड्स चला था, वोल्टेयर, रूसो ने जो लॉन्च किया था। तो हमारे यहाँ भी ये 15-20 साल चलेगा, तब जाके एक्चुअल रेवोल्यूशन आएगा। तो लिहाजा ये, इसमें हम लोग सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय डिस्कसिंग अमंग आवरसेल्व्स। जैसे आप ये कर रहे हैं इंटरव्यू मेरे साथ, कई चीजें मैंने आपको बताई, कई चीजें आपने मुझे बताई, बाय एक्सचेंज ऑफ आइडियाज वगैरह। तो दिस इज द मेथड। आपने कहा कि इसमें इमर्ज करेगी कोई आइडियोलॉजी, थ्रू दिस आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन सम आइडियोलॉजी विल इमर्ज। अभी नहीं इमर्ज करी है, मगर इसी प्रोसेस से होता है, बाई म्यूचुअल डिस्कशन, म्यूचुअल क्लैश ऑफ आइडियाज। जो फ्रांस में 1789 के पहले, आप वो विल ड्यूरान की किताब पढ़िए, एज ऑफ वोल्टेयर, और दूसरा रूसो एंड रेवोल्यूशन। ये दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। या। तो एज ऑफ वोल्टेयर, आपने मेरी किताब पढ़ी? है आपने मेरी किताब पढ़ी कौन सी किताब? जो मैंने आपको भेजी थी उस दिन व्हाट्सएप? अरे भाई, अब देखिए, मैं कितना पढ़ूं, मैंने पढ़ पढ़ के, वो है ना, वो कबीर का दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।
सर हमारे हमारी किताब पढ़ने की बारी आई तो आप पढ़ाई से जो है थक गए, ऐसा तो ये तो मजा ना आया ना। हाँ, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ तुम अपना। ये दोहे का, कबीर का दोहा बड़ा मशहूर दोहा है। कबीर वॉज अ ग्रेट हिंदी पोएट। पोथी, पोथी मतलब किताबें। पढ़ पढ़ जग मुआ, जग मर गया। पंडित भया ना कोई, कोई पंडित नहीं हो पाया लर्नेड। और ढाई आखर प्रेम का, प्रेम जब जो रूसों ने कहा कि प्रेम फॉर द पुअर पीपल, पढ़े सो पंडित हो, तब पंडित होता है। सिर्फ किताबों पढ़ने से नहीं होता है। यू हैव टू हैव जेन्युइन लव फॉर द पीपल, जेन्युइन डिजायर टू फाइट फॉर द पीपल। सर वो कहते हैं कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपने मेरी किताब पढ़ी नहीं, आप उस पर तबसरा किया कि ये। हम कहा कितनी पढ़े हैं, पढ़ पढ़ के मैं अब 79 एज हो गई। मैं 10 साल की उम्र से किताबें पढ़ रहा हूँ, रात दिन। मैं आई एम रियल पंडित बाय द वे। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, एक्चुअल पंडित हूँ। फर्जी पंडित तो बहुत मिल जाएंगे। आई एम एन एक्चुअल पंडित, रात दिन मैं पढ़ता रहा हूँ। आज भी अक्सर किताबें पढ़ता हूँ, मगर अब उतना पढ़ना कम कर दिया। अब तो मैं बल्कि आई गिव आउट नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन। आई राइट आर्टिकल्स एंड ऑल। आप देखिए, मेरे फेसबुक पेज पे देखा करिए, तो मेरे अक्सर आपको आर्टिकल आर्टिकल मिलते रहेंगे। तो चलें सर, मैं पढ़ेंगे जरूर। या पढ़ लें सर, मुझे भी उसका रिव्यू दे दें थोड़ा सा। पोइट्री है सर, वो कहते हैं कि नेशंस आर बोर्न इन द हार्ट्स ऑफ पोइट्स, दे प्रॉस्पर एंड डाई इन द हार्ट्स इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। मेरी पोइट्री थोड़ी पढ़ लें सर आप, वो मुझे कोई रिव्यू दे दें। मैं भी कल किसी को कहूंगा कि मुझे आपने मेरी पोइट्री का रिव्यू किया था, मुझे मेरी पोइट्री के बारे में उन्होंने ये बात की थी, ये बोला था, वट। ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ूंगा और आई विल गिव माई व्यूज अबाउट इट। Thank you, sir. It was nice talking to you, and I'll come up with another topic, with another idea for discussion, and we'll like we'll sit back together again. Thank you.